सभी को पता चली गया होगा कि कर्नल साहब वाला केस हाई कोर्ट पहुंच गया है और हाई कोर्ट ने आज क्लियर डायरेक्शन दे दिया है कि भैया ये केस हम सीबीआई के हवाले करेंगे। 2 दिन का समय दिया है पंजाब गवर्नमेंट को और पुलिस वालों को कि 2 दिन में कुछ एफिडेविट या कुछ दाखिल करना चाहते हो तो कर दो। इस केस में जो बहस हुई है 45 मिनट, आगे मैं आपको सुना रहा हूं क्या क्या चीजें हुई हैं। लेकिन यहां यह क्लियर है कि सीबीआई के हैंड ओवर होने का मतलब है इन 12 पुलिस वालों की वर्दी गई और साथ में ये जेल भी जाएंगे। और इनके साथ साथ एसएसपी नानक जिसका रोल था एफआईआर नहीं लिखने में, डिले करने में, उसके ऊपर भी गाज गिरेगी ही गिरेगी। तो आज इस केस के द्वारा मैं बहुत से उन लोगों को जो ठीक से अपनी ड्यूटी नहीं करते, उन लोगों को इस केस में मैंने बहुत कुछ समझाया है। एक चीज यहां मैं क्लियर कर देता हूं कि हमें कोई खुशी नहीं है कि आज इनकी वर्दी चली जाए तो हमें खुशी मिलेगी, और ना ही जज साहब को खुशी मिलती है कि भाई, ना ही किसी सीबीआई को किसी की वर्दी उतारने में मजा आता है। लेकिन जो लातों के भूत बातों से न माने उनका क्या करें। मैं ऐसे हरामजादों को गालियां देता हूं, मेरी कोई इनसे दुश्मनी है क्या? ना ही तो कर्नल साहब मेरा कोई रिश्तेदार है, ना ही ये मेरे दुश्मन है। लेकिन इनको मैंने गालियां दी, समझाई। किस लिए समझाया मैं? ये भी हमारे छोटे भाई हैं। हम नहीं चाहते कि साला इनका परिवार कल रोड पे आए और वो दर दर की ठोकरें खाए। इसीलिए हमने सख्त से सख्त लहजे में समझाने की कोशिश किया, भैया टाइम से एफआईआर कर लो, टाइम से इनको जेल भेज दो, और ये हो सकता है थोड़े बहुत दिन जेल काट कर आते तो सुधर जाते। लेकिन बचाओगे तो बड़ा लठ पाओगे। और ये संदेश मैं तमाम उन पुलिस वालों को, उन अधिकारियों को जो तानाशाही करते हैं, जो अपनी ड्यूटी नहीं निभाकर ये कहते हैं कि हम तो अपनी मेहनत से नौकरी लगे। आप किसी भी मेहनत से लगे हो, चाहे सिफारिश से लगे हो, भैया गवर्नमेंट सर्वेंट हो, और जिस जनता का टैक्स का पैसा आप खा रहे हो उसी पर लठ घुमा रहे हो, उसी के साथ गलत भाषा में बात कर रहे हो, तो सबसे गए गुजरे आदमी आप हो। आगे वीडियो में मैं सारी डिटेल दे रहा हूं। एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि ऐसे मामले भविष्य में ना हो। कोर्ट और सीबीआई इस चीज की भी जवाबदेही तय करे, क्योंकि बहुत से जगह हमारे जवानों के साथ, जैसों के साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं। और ये जो बार बार बोला जा रहा था कि साहब कर्नल साहब का हमें पता नहीं था, नहीं तो मतलब नहीं मारते। पुलिस वाले किसी के भी साथ इस तरह छोटी चीजों में जो मारपीट करते हैं, उन सभी के लिए कोई कानून बनना चाहिए। आज आम आदमी डरा हुआ है इस केस से कि इतना बड़ा सेना का अधिकारी पिट गया और ये खुले घूम रहे हैं। आज आम आदमी के डर को निकालने के लिए इनको पनिशमेंट करना जरूरी है। जज साहब खुद शौक हो गए कि यार एक सेना के कर्नल को इन्होंने मार दिया। आम आदमी का क्या होगा? ये जज साहब के वर्ड है, आगे मैं आपको सुनाता हूं। एक वकील साहब भी कह रहे हैं। लेकिन यहां मैं हमारे न्यायाधीश महोदय को भी एक चीज कहना चाहता हूं, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। जुडिशियल पावर के अंदर हाई कोर्ट को ये होता है कि वो ऐसी बड़ी घटनाओं पर स्वतः संज्ञान ले। तो श्रीमान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब, आप इस घटना पर आपको संज्ञान लेना चाहिए था। और साथ में ये एक देश से जुड़ा मसला था, ये हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी इसमें संज्ञान लेना था। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की दोनों की जवाबदारी बनती थी। लेकिन वही बात है कि हमारे पास कोई आए तो हम फैसला करें। तो कम से कम अब आए हैं आपके पास तो निष्पक्ष फैसला करें। बाकी आप सभी से उम्मीद करूंगा कि वीडियो देखें और शेयर करें। और तमाम हमारे पुलिस के भाइयों से फिर कहना चाहता हूं कि कल ने आपके परिवार न उजरे, इस तरह की ऊद फैली छोड़ दो। वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, जैसा कि अभी आपने ये छोटी छोटी क्लिप्स देखी हैं, आपको इतना तो पता लग ही गया होगा कि जो पटियाला में पंजाब पुलिस के द्वारा हमारे सेना के कर्नल साहब के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया था, जो मारपीट की गई थी, वो केस आज हाई कोर्ट पहुंच गया है।
पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में चंडीगढ़ में आज उस केस की सुनवाई हुई। उस केस की जो सुनवाई की है वो है जस्टिस संदीप मोदगल जी। 45 मिनट तक इस केस की सुनवाई चली और जज साहब ने फटकार लगाई है पंजाब पुलिस को, पंजाब गवर्नमेंट को। केस के जो मोटे मोटे फैक्ट है मैं आपको बता देता हूं। जज साहब के पास ये केस, हालांकि जो मैंने आपको शुरू में एक वकील साहब दिखाया है, उन्होंने 21 तारीख को इस केस को फाइल कर दिया था अपनी तरफ से और 25 तारीख के लिए ऑलरेडी आज वो लिसनिंग के लिए मैटर तैयार हो गया था। लेकिन कल हमारे कर्नल साहब की मैडम के द्वारा, कर्नल साहब के बच्चे के द्वारा, उनके द्वारा ये केस फाइल कर दिया गया और तुरंत ही इसकी सुनवाई आज दोनों जो केस थे उनको एक जगह फाइल करके आज सुनवाई हुई। जब ये चीजें दूसरी पार्टी को भी पता चला कि हाँ भाई वो कोर्ट में पहुंच गए हैं, तो हालांकि उनके जो वकील है 2-3 दिन से आप देख रहे होंगे एक वीडियो जिसमें वो चिल्ला रहे थे जी साहब हम ये उनकी गलती है फलाना ढिकड़ा, वो अपनी जो तैयारी करके गए थे, लेकिन उस तैयारी को जज साहब ने अच्छे से धो दिया। क्योंकि सबको पता है ये जो मामला हाईलाइट हुआ है ये हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों तक पंजाब पुलिस की छवि को धूमिल किया है। हालांकि हमारी सेना की छवि भी कहीं ना कहीं इसमें खराब हुई है क्योंकि सेना ने एक्शन का रिएक्शन नहीं किया, तो उस विषय में भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन आज बात है कि कोर्ट में क्या हुआ। कोर्ट में जब ये केस पहुंचा, जज साहब ने केस को एक्सेप्ट किया और जज साहब ने पंजाब सरकार को और पुलिस को कहा कि भाई हम इस केस को सीबीआई को हैंड ओवर क्यों ना करें, क्यों इस याचिका को हम खारिज करें। मतलब दूसरी तरफ से पंजाब गवर्नमेंट के और उन पुलिस वालों के जो वकील आए थे उन्होंने याचिका में ये कहा कि साहब इसको खारिज कर दो, हमने इसकी एसआईटी गठित कर दी है, हम जल्दी ही जांच करके और इनको न्याय देंगे। तो जज साहब ने जो सवाल किए हैं कि भैया अगर तुम ही न्याय करते तो तुमने एफआईआर को डिले क्यों किया। पहला कारण, एफआईआर को डिले क्यों किया, मुझे इसका प्रॉपर जवाब चाहिए, वो भी 2 दिन के अंदर। किस अधिकारी ने, एसएसपी ने वो इनकी एफआईआर क्यों नहीं लिखी, जबकि मैटर एसएसपी तक चला गया था और थाने में किसने नहीं लिखी, एसएसपी के कहने से नहीं लिखी या कौन उसका जिम्मेवार है, वो हमें जवाब चाहिए। पहली बात। दूसरी चीज कही गई कि भाई ये जो इनका मेडिकल हुआ सरकारी हॉस्पिटल में, राजेंद्र हॉस्पिटल में, आप सबको पता है हमारे कर्नल साहब भर्ती हुए थे और वहां जब इनके मेडिकल की एमएलआर रिपोर्ट को भी डिले कराया गया, तो यह भी जज साहब ने कहा था कि भाई एमएलआर को डिले क्यों किया गया और डिले होने के बाद में भी एफआईआर में उसको क्यों नहीं दर्शाया गया। दूसरी बात, उसके बाद में हम आप पर कैसे भरोसा करें, क्योंकि कहीं ना कहीं एसआईटी में जो आपने अफसर डिटेल किए हैं वो भी आप ही के हैं, तो आपसे कैसे उम्मीद लगाई जाए कि आप न्याय करोगे। ये बात सुनते ही उनके वकीलों का वहीं हालचाल गुम हो गया। लेकिन वकील हैं, थोड़ी बहुत तो तैयारी करके गए होंगे। फिर उनके वकीलों ने कहा जी हमारी भी सुनवाई होनी चाहिए। कर्नल साहब की तरफ से मारपीट की गई थी जिसमें हमारे 2, एक कांस्टेबल और एक इंस्पेक्टर साहब घायल हुए हैं। अब जज साहब ने कहा कि भैया तुम्हारे इंस्पेक्टर घायल हुए, तुम्हारा एक कांस्टेबल घायल हुआ, तो तुमने इनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं लिखी। ये फर्ज बनता है ना भैया, अगर तुम्हारा कोई बंदा घायल हुआ है तो तुमने इनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं लिखी, वो एफआईआर दिखाओ। ठीक है। उसके बाद अगर तुम्हारे 2 बंदे घायल हुए हैं तो उनकी एमएलआर मेडिकल रिपोर्ट लेकर आओ, जो कि उस दिन की है
जिसमें ये घायल हुए हैं, इनके कितने चोट लगे हैं, तो वो बताओ। अब इनका उसमें भी मुंह बंद हो गया। तीसरी बात जो जज साहब ने कही है कि भैया ये आदमी पीड़ित हैं, मार इन्होंने खाई, इनके बेटे को मारा गया और तुम एफआईआर ढाबे वाले की लिख रहे हो, क्यों भाई? तो इस तरह के बहुत सारे सवाल जब इन पर दागे गए तो ये कहानी इनकी वहीं डालमडोल होगी, क्योंकि ये हर तरह से पंजाब पुलिस और इनके अधिकारी इस केस के अंदर फेलियर साबित हुए हैं। जज साहब ने 2 दिन का टाइम दिया कि 2 दिन में एफिडेविट दाखिल करो, डिले नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात जज साहब ने कही है कि भाई ये आपके एक इतने सीनियर अधिकारी, आर्मी के सेवारत कर्नल, आपने इनको पीट दिया, तो क्या आम आदमी सुरक्षित है पंजाब में? और पीटा तो पीटा, उसके बाद में आप क्या बोल रहे हो कि रिपोर्ट भी नहीं लिख रहे हो, तो सामान्य नागरिकों का क्या हाल होगा? उसके बाद मैडम ने वो वीडियो भी दिखाए कि साहब ये कह रहे हैं कि हमारे चोटी लगी, हमारे ही चोट लगी थी और हमने ऐसा नहीं किया, नहीं मारा। जो सीसीटीवी दिखाई गई, जज साहब ने वो सीसीटीवी देखी, बोलिए सीसीटीवी देखो, तो इनके वकीलों ने, जैसे आप एक दिन पहले और देखा होगा, फुदक रहे थे कि साहब इसके साथ छेड़छाड़ कर दी। मैडम ने ढाबे वाले से वो उसकी डीवीआर पहले ही ले ली, जबकि वो पुलिस को लेनी चाहिए। क्यों भाई? जज साहब ने कहा कि छेड़छाड़ हुई है तो वो काम हमारा है देखना। ये ले गए क्योंकि तुमने इनकी सुनवाई नहीं की, इसलिए लेकर गए, नहीं तो तुम खुद इसके साथ छेड़छाड़ करते। तुम्हारे पास कुछ है तो वो लेके आओ। दूसरी बात कि तुम्हारे बंदे जो माफी मांग रहे हैं, गिल्टी फील कर रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने गलती की है और उसके बाद में भी आप उनको पनिश नहीं कर रहे। ड्रामा जो किया सारा, यानी ये केस कोई जज साहब से छिपा नहीं था। जब ये केस विदेश तक चला गया तो इनको क्या लग रहा था कि चंडीगढ़ हरियाणा हाईकोर्ट के जजों को पता ही नहीं है। वो एक मैंने जोली एलएलबी फिल्म देखी थी जिसमें जज साहब का रोल बहुत बढ़िया उन्होंने प्ले किया था, और वो जज साहब फाइलों देखते रहते हैं, बैठे रहते हैं। वो कहते हैं कि भैया हम भी तुम्हारी तरह ही आदमी, हम भी टीवी देखते हैं, समाचार हम भी पढ़ते हैं, समय निकालकर सब चीजें हमें भी पता होती है, और कोर्ट में केस आते ही पहले दिन ही हमें पता लग जाता है अपराधी कौन है। लेकिन हम इंतजार करते हैं कि कोई ठोस सबूत आए और हम सजा दें, उसको न्याय करें उनके साथ, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं कानून से बंधे हुए हैं। तो उसी तरह ये केस जज साहब को भी पता था, हाईलाइटेड था, इंतजार कर रहे थे कोई आए। और 21 तारीख को ये जो वकील साहब हैं, इन्होंने अपनी तरफ से जन याचिका लगा दिया था, केस लगा दिया था, और इसीलिए 21 को लगाते तुरंत 25 को इनको तारीख दे दी गई थी। हर साइड से ये फेल हो गए। अब 2 दिन का इनको टाइम दिया कि भैया जो आपने सबूत पेश करने 2 दिन ले आओ, नहीं तो हम इसको सीबीआई के हैंड ओवर करेंगे। ऑलरेडी पंजाब इसको गवर्नमेंट को नोटिस जारी कर दिया गया है। अगली डेट 28 तारीख की दे दी गई है। सीबीआई को भी एक नोटिस भेज दिया गया है। आप सभी को पता है कि सीबीआई के पास केस जाता है तो उससे पहले ये चीजें कि भाई ये केस आपके पास आ रहा है, सीबीआई के पास भी बहुत सारा जो चीजें लोड होता है उसके बाद उस केस को क्या करती है क्या नहीं, वो सीबीआई का भी जवाब आएगा। हालांकि किसी भी केस को अगर जो हाई कोर्ट के जज ने कह दिया कि सीबीआई हैंड ओवर होगा, सीबीआई जांच करेगी, तो सीबीआई को करना ही होगा। यहां साफ साफ जब भी कोई स्टेट की पुलिस फेलियर साबित होती है तो उसके मुंह पे एक तरह का ये जूता है कि आपसे आपके बड़े अधिकारियों तक को नीचा देखना पड़ रहा है कि आपसे आज केस लेकर सीबीआई के पास अगर 28 तारीख को ये चला जाता है तो ये उन अधिकारियों के ऊपर जूता है जो अपने घटिया लोगों को, मैंने उसी दिन कहा था। हालांकि कोर्ट में एक बात और निकल के आई है, मैं उसका भी चर्चा कर देता हूं कि भैया इसको सेना वर्सेज पुलिस नहीं बनाया जाए। हालांकि कोर्ट में यह भी कहा कि ऑलरेडी डीजीपी साहब, इस समय जो पंजाब के डीजीपी हैं वो खुद एक आर्मी अफसर के बच्चे हैं, और उन्होंने कहा कि भाई मैं खुद एक आर्मी अफसर का बच्चा हूं, मैं खुद आर्मी का नमक खाकर बड़ा हुआ हूं,
और मेरे अंदर उसकी रिस्पेक्ट है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इस समय मैं खाकी में पंजाब पुलिस को लीड कर रहा हूं, खाकी मेरे जिस्म पर है, पंजाब पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन इस चीज की निंदा उन्होंने भी की है। इनके खुद एसएसपी नानक, जिन्होंने भी निंदा इसको पहले ही गिल्टी फील कर लिया था कि ये केस गलत हुआ है, जज साहब ने जाते ही कह दिया कि ये तो बहुत बड़ा केस है, इन बंदों की नौकरी जाने के साथ साथ इनको कितने दिन की जेल होती है, क्या होती है, ये तो जज साहब और सीबीआई ही तय करेगा, बचेगा कोई भी नहीं। लेकिन ये केस अब इन 12 बंदों के साथ साथ पूरी पंजाब पुलिस के डिपार्टमेंट पर एक धब्बा, और साथ में उसको बचाने वाले लोग, जो नानक साहब ने जो गेम खेला ना, ठीक है मैं मानता हूं कोई भी झगड़ा हुआ, अगर दोनों विक्टिम, झगड़ा करने वाला, मारने वाला या जो भी है, अगर उनकी आपसी सहमति से माफीनामा होता है वहां तक ठीक है। लेकिन आपने 6 दिन लगा दिए FIR बाय नेम दर्ज करने में, तो क्या जज साहब वहां मैंने कहा था, यहां कई बार हम जब कोई केस होता है बोलते हैं ना कि चुनौतियों से लड़ा जाता है लेकिन चूतियों से नहीं। कुछ हमारे भी बहुत से चूतियां हैं, कुछ नहीं होगा, कहीं भी चले जाओ, जांच पुलिस नहीं करनी है फलाना। और बहुत से घटिया आरामजादे पुलिस वाले या थानेदार, बहुत से थानेदार अपने आप को जो सोचते हैं कि बस कानून के मालिक हम ही हैं, वो ये डायलॉग मारते हैं कहीं भी चले जाओ, जांच हमारे पास ही आएगी। लेकिन ये पता नहीं कि कहीं ना कहीं तुम्हारा कोई बाप बैठा है, और जब जांच वहां चली जाएगी तो तुम्हारी नौकरी और तुम खुद जेल की सलाखों के पीछे होगे। कानून सबके लिए बराबर है, कानून किसी को अधिकार नहीं देता कि आप किसी को मारो, किसी के साथ बदतमीजी से पेश आओ। ये चीजें हमने हमारे पुलिस के छोटे भाइयों को बहुत समझाया। आपको वर्दी दी गई है, आपको इसी जनता के टैक्स से पैसा मिलता है, आप एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट हो। लेकिन आप तो पता नहीं कि ठीक है जी, मैं तो मेरी मेहनत से पुलिस में आया हूं, मैं तो बड़ा अधिकारी बना हूं, मैं मेरे हिसाब से डंडा चलाऊंगा। अरे डंडा चलाना है तो भैया अपनी कोई कंपनी खोलो, अलग से अपनी कंपनी मालिक बनो कंपनी का, और वहां जो अपने हुक्म चलाने चलाओ। या आप किसी भी पद पर हो, आपको कानून में जो लिखा है उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। नहीं तो संविधान ऐसा बनाया हुआ है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी का बाप बैठा है, और फिर सबका बाप ये लोकतंत्र में जनता है। जनता के पास वो चीजें हैं जो किसी के पास नहीं है। वो किसी भी पद पर बैठे व्यक्ति को नीचे उतार सकती है, चाहे वो मेहनत से गया हो। बहुत से लोग डायलॉग मारते हैं ना जी, नेताओं को हला सकते हो 5 साल के लिए हो, मैं तो परमानेंट कमीशन लेकर आया हूं, मैं तो इस कुर्सी पर बैठा हूं, मालिक हूं। कोई मालिक नहीं है। मालिक बैठकर गलत काम करोगे तो जनता के अंदर पावर है। बहुत से कानून बने हुए हैं कि जनता आपको हटा सकती है किसी भी पद पर। इसलिए आप जनसेवक हो तो जनता से प्यार से बात करो। और ये बहुत से लोग हमारे को भी कह रहे थे आर्मी काम क्यों नहीं कर रही, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अब बोलते हैं ना, जब किसी का पाप का घड़ा भर जाता है तो उस घड़े को फोड़ने के लिए ही ऐसी चीजें होती हैं। नहीं तो क्या होता है ऐसे केसों में, या तो इन्होंने मारा, उसी तरह सेना ने भी इनको उठाकर 2-4 मारने थे, फिर दब जाता। लेकिन वही बात है कि जो नकटे हो जाते हैं फिर किसी के साथ करते, क्यों मार से भी नहीं डरते। फिर अब डरेंगे जब इनकी नौकरी जाएगी, ये जेल जाएंगे, और ये संदेश बड़े बड़े अक्षरों में पूरे टीवी में हिंदुस्तान में आएगा। अभी भी मैं कहना चाहता हूं, जो अच्छी ड्यूटियां कर रहे हैं हमारे छोटे भाई, आपको ये सोचना होगा कि देश सेना का जो सम्मान है ना, मैंने एक नहीं कई केसों में जाकर मैं कोर्ट में चीजें देख चुका हूं कि जहां बात सेना की आती है, हमारे बड़े से बड़े किसी भी उसमें चले जाओ, लोगों को ये पता है कि सेना का सम्मान सर्वोपरि है। और वो इसलिए है क्योंकि वहां से जो चीजें सेना कर रही है ना, वो चीजें कर रही है तो हम लोग सुरक्षित हैं। सेना है तो पुलिसगिरी चल रही है, सेना है तो आपके कलेक्टर बैठे हैं, सेना है तो आपके जज बैठे हैं, सेना है तो आपके मंत्री प्रधानमंत्री राज कर रहे हैं। और जिस देश की सेना कमजोर हो जाती है, जिस देश की सेना हार जाती है, वहां आपने अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब जगह देखा होगा, फिर वो लठ के जोर पर जो बंदूक लेकर आ गया वही कलेक्टर, वही जजर वही होंगे। इसलिए उसका सम्मान मत गिराओ, उसकी सुरक्षा सर्वोपरि है। बार बार हम कहते रहे कि अगर ये चीजें जवान के समय में ही हो जाती तो
तो ये किस्सा बढ़ता नहीं। और अभी भी हम उम्मीद करेंगे जज साहब से, हालांकि जज साहब ने ठोस उसमें कह दिया है कि केस सीबीआई के हैंडओवर होगा, और कहीं ना कहीं सीबीआई में ईमानदार अफसर जो बैठे हैं बाल की खाल निकालेंगे, और ये 12 बंदे बता दिया आपको कि ये जेल की सलाखों में होंगे। एक एंगल इसमें जो आ रहा है, जैसे वकील साहब ने भी बताया कि भैया वो तो जेल जाएंगे, उसके साथ जो इनके अधिकारी हैं उनका डिमोशन होता है कि उनका ट्रांसफर होने के बाद उनको वहां से हटाया जाता है। जैसे इसमें एसएसपी नानक इन्वॉल्व है, फर्स्ट कड़ी जो इनके साथ जाएगा। हालांकि मुझे पता है कि वो जेल जाने से तो बच जाएगा, लेकिन अगर उसका डिमोशन भी होता है, वहां से हटा भी जाता है, तो जिंदगी भर उस पर दाग लग चुका है। हो सकता है भगवान ने इसको कहीं ना कहीं डीजीपी बनाना था या नहीं बनाना था, लेकिन अब अगर इस केस में फंसा तो नहीं बन पाएगा। और ये तमाम स्टेट के पुलिस वालों को कहना चाहता हूं कि जब आपका व्यक्ति वर्दी में गलत काम कर कर आता है, बचाया उसको जाता है जब कोई छोटी गलती कर रहा है और बचाने लायक हो। लेकिन इन लोगों ने एक सेना के सर्विंग कर्नल का मतलब है आपके आईजी रैंक। क्या आज तक किसी ने सुना, क्या किसी ने 8-10 पुलिस वालों ने कि ठीक है, एक जैसे इनकी एसोसिएशन का एक बंदा कह रहा था कि कैसे भूल गए, ये एनकाउंटर करके आए थे, बहुत बहादुरी का काम किया था। एनकाउंटर कर एक एनकाउंटर करके फुदक रहे हो, और सामने वाला जो सेना का कर्नल है जिसने एक बटालियन की कमांड भी की है, कंपनी की कमांड भी की है, जिसने कितने ही ऑपरेशन किए हैं और कितने ही एनकाउंटर किए हैं, उनको तो कोई घमंड ही नहीं है। जितनी गोलियां ने तुमने जिंदगी भर में देखी नहीं है, उतनी गोलियां वो एक एक एनकाउंटर में चलाकर आगे, और उनको तुम हथियार चलाना, गोली चलाना, एनकाउंटर की बात कर रहे हो, उनकी बराबरी कर रहे हो। मैं फिर कह रहा हूं, ये केस किसी भी एंगल से ना हम लोगों ने ना किसी ने भी ये नहीं था कि सेना एंड वर्सेस पुलिस है। ये केस था आम पब्लिक के लिए, आम जन के लिए, कि अगर ये वर्दीधारी गुंडे इतनी बड़ी पोस्ट जिसके पास पावर है, सब कुछ है, 2 मिनट के अंदर उठाकर इनको कूट सकते थे, वो ताकत सेना के अंदर है। और कई बार ऐसा कर भी चुकी है सेना, जिसके मैं बहुत से वीडियो चैनल में डाल चुका हूं। और वीडियो डालने का मकसद है कि भैया सुधर जाओ, या तो मार खा के सुधर जाओ, नहीं तो अब जैसे कोर्ट में जाओगे, सीबीआई में, फिर तुम्हारे जेल में जाओगे, पीछे परिवारों को क्या होगा। सेना का एक हमेशा मोटा रहा है, हमारा भी मोटा रहा है कि ऐसे हरामजादों को 2 बात अगर सुनाने से समझ जाए। हमें हमारी कोई ना तो कर्नल बाट साहब हमारा कोई रिश्तेदार है, और ना ही वो 12 पुलिस वाले कोई मेरे दुश्मन है। मेरी कोई जमीन नहीं बता रहे हैं, ना कोई मेरा निजी दुश्मनी है उनसे। मेरा मकसद सिर्फ उनको समझाना और उनके साथ तमाम उन पुलिस वालों को जो इस तरह की गुंडागर्दी करते हैं, आम पब्लिक के साथ जो दुर्व्यवहार करते हैं, जो ये 10 रुपए के लिए रेडी रिक्शा, अरे जब किसी दिन पकड़ लेती है ना, एंटी करप्शन उठाकर डालती है, उस दिन आपके परिवारों को पूछना क्या हालत होती है। आपका ये पैसा पर इज्जत 2 ही मिनट में धरा रहता है। लेकिन वही बात है कि जो बंजर हो गया, जो नकटा हो गया, उसको इज्जत की परवाह कहाँ है। लेकिन अब जाकर छड़ोगे वहां तो इज्जत की परवाह होगी, ना रहेगी नौकरी, ना रहेगा पावर, और जो बना रखी है कोठी बंगले, वो भी मुश्किल हो जाएगी। 28 तारीख को ये चीजें आएंगी। मैं फिर कहता हूं, सबक लो तमाम वो पुलिस वाले जो सेना का बाप बनने की कोशिश करते हैं। इस तरह छोटे छोटे केसों में उठाकर किसी को, जवान को अंदर करना, फलाना, ऑलरेडी चीजें बनी हुई है। सेना का अगर कोई भी कार्यरत जवान हो, चाहे जैसे हो, चाहे अफसर हो, गलती करता है तो आप उसको कस्टडी में लेकर तुरंत सेना के हवाले करो, नजदीकी स्टेशन को सौंप दो, सीएमपी उसको लेके जाएगी और सेना के अंदर उसका कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चलेगी। सेना उसको फिर जेल के हवाले कर सकती है। बगैर किसी मर्डर केस के, बगैर किसी बलात्कार के आप नहीं पकड़ सकते हो, लेकिन छोटे छोटे मामलों में उनको जेल भेजना, उनके साथ मारपीट करना। लेकिन वही है कि पाप का गड़ा भरा नहीं, वो बंदे वहां तक पहुंच नहीं पाते जहां तुम्हें पनिशमेंट मिलती है। और अब तुम टकरा गए सामने वाले बाप से जो तुम्हें ले जाकर कोर्ट में खड़ा कर दिया। मजबूर मत करो, हम भी नहीं चाहते देश की शांति को खराब करना। शांति बनी रहे, भाईचारा बना रहे, और सबसे बड़ा है कोई भी वर्दीधारी वर्दी पहनकर किसी आम आदमी को भी इस तरह की भाषा का प्रयोग ना करे। इस केस से पूरे हिंदुस्तान में आम आदमी डरे हुए हैं कि यार ये पुलिस ने तो कर्नल को ही, इतने बड़े, वो भी ऑन ड्यूटी कर्नल को ही मार दिया, तो आम लोगों का क्या होगा। जज साहब खुद शोक में हैं
वो देख रहे हैं कि अरे ये क्या हुआ है, लेकिन वो इंतजार कर रहे थे कि कोई आए। हालांकि मैं यहाँ गुजारिश करूंगा न्यायाधीश महोदय से भी, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को पावर है, स्टेट में कोई भी ऐसा काम अगर होता है तो हाई कोर्ट स्वतः संज्ञान ले, और देश में ऐसा काम हो तो सुप्रीम कोर्ट उस पर स्वतः संज्ञान ले, और बहुत सी बार इन्होंने लिया भी है। लेकिन आज सबकी आंखें बंद थी, बल्कि यहां हाई कोर्ट की भी जिम्मेवारी बढ़ रही थी पंजाब एंड हरियाणा की, और सुप्रीम कोर्ट की भी जिम्मेवारी बढ़ रही थी, क्योंकि सेना से जुड़ा मामला था, केंद्र सरकार के अधीन एक कर्नल साहब थे। सुप्रीम कोर्ट भी संज्ञान ले सकता था और हाई कोर्ट भी ले सकता था, लेकिन नहीं लिया, इंतजार करते रहे। चलो देर ही सही, कम से कम अब सीबीआई को केस हैंड ओवर करके इनकी जो इनका घमंड है जो 7वें आसमान पर है उसको ठीक करें और कर्नल साहब को न्याय मिले। बाकी 28 तारीख को क्या होगा और क्या चीज़ें आएंगी समय समय पर चैनल से द्वारा आपको अवगत कराते रहेंगे। चैनल से जुड़ें और वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।